हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सरकार के अंगों में न्यायपालिका के बारे में। मैं आपको बता चुका हूँ कि सरकार किसी राज्य का अनिवार्य तत्व होता है। बिना सरकार के किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। सरकार राज्य के 4 अनिवार्य तत्वों में से एक है। अनिवार्य तत्वों में से एक है। कौन? सरकार। बिना सरकार के किसी भी राष्ट्र की, किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार ही वो अंग है जो उस देश के नियंत्रण को, उस देश की जनता को नियंत्रित करता है, नियंत्रण में रखता है और सुव्यवस्थित रखता है, और उसका संचालन, उस देश में शासन व्यवस्था का संचालन करता है। सरकार ही वो अंग है। तो ये सरकार अपने कार्य 3 अंगों के माध्यम से करती है। कौन कौन से? विधायिका, जिसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। मैं आपको व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि व्यवस्थापिका का कार्य, मैंने आपको बताया था कि व्यवस्थापिका, जिसे हम विधायिका भी कहते हैं, इसका कार्य कानूनों को बनाना होता है, कानूनों का निर्माण करना इसका कार्य है। और जो दूसरा है कार्यपालिका, उसका कार्य है इन जो बनाए हुए जो कानूनों को जो बनाया गया है विधायिका द्वारा, इन बनाए हुए कानूनों को लागू करना या लागू करवाना, ये किसका काम है? कार्यपालिका का काम है। तो अब तीसरे अंग की बात होती है न्यायपालिका की। न्यायपालिका का मेन काम क्या है? इसका मेन काम ये है कि ये जो कानून इन्होंने बनाए हैं, इन बनाए हुए कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करना, इसका मेन काम है। किसका? न्यायपालिका का। ठीक है। और इन कानूनों की व्याख्या करना और इन कानूनों को एक्सप्लेन करने के साथ साथ उन कानूनों की, बनाए हुए कानूनों की रक्षा भी करना। और इन बनाए हुए कानूनों के आधार पर या इन कानूनों का नाजायज फायदा उठाकर कार्यपालिका जब कुछ और लागू कर देती है जनता पर, तो जनता के अधिकारों की रक्षा करते वक्त भी न्यायपालिका ही काम आती है। तो ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे किसको? न्यायपालिका को। तो न्यायपालिका का अर्थ है वह संस्था, सरकार का वह अंग जो न्याय क्षेत्र से संबंधित होता है, यानी कि जो लोगों को न्याय प्रदान करता है। न्यायपालिका अमूमन 2 प्रकार से कार्य करती है। एक तो होती है न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, जैसी भारत और अमेरिका में पाई जाती है। और ऐसी जो न्यायपालिका होती है वह किससे स्वतंत्र होती है? कार्यपालिका के दबाव से। कार्यपालिका जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, इनके दबाव से, इनके दबाव में कार्य नहीं करती। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर कोई गलत काम करेंगे तो इन्हें भी सजा सुना सकती है न्यायपालिका, क्योंकि इनसे क्या है? स्वतंत्र है। तो दूसरी होती है प्रतिबद्ध न्यायपालिका। क्या? प्रतिबद्ध न्यायपालिका। इसका विचार इंडिया में इंदिरा गांधी ने दिया था, पर इसे मान्य नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि प्रतिबद्ध नौकरशाही, एक्चुअली उन्होंने प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार दिया था, प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार दिया था उन्होंने। तो एक होती है, एक तरीके न्यायपालिका भी प्रतिबद्ध होती है एक प्रकार से। उसमें क्या होता है? उसमें भी न्यायपालिका या हम कह सकते हैं कि वो प्रतिबद्ध नहीं भी है, तो एक प्रकार से वो स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि चीन की न्यायपालिका एक प्रकार से प्रतिबद्ध न्यायपालिका है, जो कि सरकार के खिलाफ डिसीजन नहीं दे सकती है, सरकार के बनाए हुए कानूनों को चैलेंज नहीं कर सकती है, सरकार के दिए हुए निर्णय को या बनाए हुए कानूनों को वह अवैध घोषित नहीं कर सकती है। जबकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका सरकार के बनाए हुए कानूनों को या दिए गए निर्णयों को चुनौती दे सकती है, उन्हें रद्द भी कर सकती है। तो न्यायपालिका का अर्थ है न्याय करने वाली संस्था। ठीक है। अब इसके कार्यों की बात कर लेते हैं विस्तार से। तो इसके कार्य क्या हैं?
देखो सबसे बड़ा कार्य तो इसका है कि नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। नागरिक अधिकारों की रक्षा किससे? पहला तो राज्य से, या राज्य मतलब सरकार से या कार्यपालिका से। सरकार का मतलब यहां पर आएगा कार्यपालिका और विधायिका, राज्य का मतलब कार्यपालिका और विधायिका से। दूसरा आएगा नागरिकों से, मतलब कि नागरिकों के जो अधिकार हैं उन्हें कौन कौन छीन सकता है? उसे राज्य छीन सकता है। राज्य का मतलब सरकार, और सरकार का यहाँ मतलब होगा कार्यपालिका से या विधायिका से या व्यवस्थापिका से। व्यवस्थापिका कोई कानून बना आपके अधिकार को छीन ले, व्यवस्थापिका कोई कानून बनाकर आपके अधिकार को छीन ले, जो आपको मिलने ही चाहिए वो अधिकार, जैसे मौलिक अधिकार हैं। या कोई मंत्री या कोई राष्ट्रपति या कोई अधिकारी जो कार्यपालिका का अंग है, वो कोई ऐसा आदेश दे दे जिससे आपके किसी मौलिक अधिकार या किसी ऐसे अधिकार का हनन हो जाए जो नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में न्यायपालिका आपके अधिकारों की रक्षा करेगी, किससे? राज्य और सरकार से। और दूसरा कि कोई नागरिक ही किसी दूसरे नागरिक के अधिकारों का हनन कर दे तो उसे भी सॉर्ट आउट करेगी कौन? न्यायपालिका। उससे भी कौन बचाएगी? न्यायपालिका। कि नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करने का दायित्व किसके पास है? सरकार। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व न्यायपालिका के पास है। अगर किसी के भी कोई अधिकार का हनन होता है तो वह न्यायपालिका जा सकता है। इसके लिए न्यायपालिका को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। अगर सरकार ने कोई ऐसा आदेश दिया है या ऐसा कोई कानून बनाया है जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है भारत में, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर है कि वह 5 प्रकार के रिट दायर करके इस मामले में वादी को न्याय प्रदान करे। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये मैंने आपको बताया होगा या फिर मैं बताऊंगा जब मैं इसको सुप्रीम कोर्ट को पढ़ाऊंगा या हाई कोर्ट को, भारत में न्यायपालिका को पढ़ाऊंगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध। और चौथा है उत्प्रेक्षण। और 5वां है अधिकार प्रच्छा। ये 5 रिट हैं जिन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंडिया में जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 226 226 के अकॉर्डिंग आर्टिकल अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट इन 5 को जारी कर सकता है, और कोई अधिकार का हनन हुआ है तो उस अधिकार को वापस स्थापित कर देगा। और हाई कोर्ट 226 का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 226 आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हुए इन्हीं 5 रिटों को जारी करके आपके जो आदेशों की जो आपके जो अधिकारों का जो खंडन हुआ है उसको पुनः स्थापित कर देगा। तो ये है किसकी? ये है कार्यपालिका की, ये है न्यायपालिका की शक्ति जो कि नागरिकों के अधिकार से संबंधित है। ठीक है। दूसरी बात, अब दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा है संघात्मक शासन की रक्षा। संघात्मक शासन की रक्षा मतलब देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है आपने शायद पढ़ा भी होगा पहले भी। संघात्मक शासन व्यवस्था भारत में पाई जाती है, अमेरिका में भी पाई जाती है, विश्व के कई देशों में पाई जाती है। संघात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्थाएं होती है जहां पर 2 सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्यों में राज्य सरकार। केंद्र में होती है केंद्र सरकार और राज्यों में होती है राज्य सरकार। और इन दोनों को शक्तियां, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को शक्तियां कहां से मिलती हैं? संविधान से मिलती हैं। और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी शक्तियों को लेकर अपने अपने दायरे में काम करती हैं, एक दूसरे के कार्य में टांग नहीं अड़ाती हैं। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार राज्य सरकार की शक्तियों को छीन ले, इससे क्या होगा? या राज्य सरकारों को खत्म कर दे, इससे क्या होगा? इससे भारत का संघात्मक स्वरूप खत्म हो जाएगा, अमेरिका का संघात्मक स्वरूप खत्म हो जाएगा।
और वहाँ शासन व्यवस्था संघात्मक की बजाय एकात्मक हो जाएगी। एकात्मक वो शासन व्यवस्थाएं होती हैं जहाँ पर सिर्फ एक सरकार होती है, केंद्र सरकार, वही पूरे देश का शासन चलाती है। ऐसा नहीं होता कि दिल्ली में केंद्र सरकार है और राजस्थान में राज्य सरकार, हरियाणा में हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार। ये संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में होता है। चूंकि भारत संघात्मक देश है और ये संविधान का मूल हिस्सा है, तो इसको खत्म नहीं कर सकती है सरकार। मान लीजिए सरकार कर दे, राज्य सरकारों को समाप्त कर दे, उनके सारे अधिकार खुद ले ले, उस कंडीशन में संघात्मक ढांचे नष्ट हो जाएगा। तो इसे नष्ट होने से कौन बचाएगा? इसे नष्ट होने से बचाएगा न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट इसे बचाएगा। ठीक है। संविधान के रक्षक के रूप में अगर मान लीजिए हम कहें कि ये संविधान के खिलाफ है संघात्मक शासन व्यवस्था को तोड़ना, तो वो संविधान को ही खत्म कर दें तो सरकार, तो उस संविधान को कौन बचाएगी? न्यायपालिका नहीं खत्म होने देगी। परामर्श संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है कि इस पे क्या किया जाए, परामर्श भी देती है। कानूनों की व्याख्या, जहां पर कानून अस्पष्ट है वहां पर सर्वोच्च न्यायालय जब कानूनों की व्याख्या करता है तो वह व्याख्या अंतिम होती है। ठीक है, यानी कि अंतिम रूप से कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार किसका है? न्यायपालिका को, सर्वोच्च न्यायालय को। न्याय करना व अपराधियों को दंडित करना, जो समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं, जो कोई क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं, उन अपराधियों को दंड देना और उस दंड देकर न्याय प्रदान करना, समाज में पीड़ित व्यक्ति को न्याय देना। अब बात कर लेते हैं हम न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण क्यों है, या ये क्या है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का मतलब है कि न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका का कोई दबाव नहीं होना, इससे अलग रखना, या कार्यपालिका के सदस्यों का न्यायपालिका में जाना बैन होना, या इन दोनों के सदस्य अलग अलग होना। भारत में ऐसा ही है। भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग रखा है, यानी कि जो न्यायपालिका में जजेस वगैरह होंगे वो कोई मंत्री नहीं होंगे, और जो मंत्री होंगे वो जजेस वगैरह नहीं बन सकते। ठीक है, तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण क्यों जरूरी है? इसका ये जरूरी है किसके लिए? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए। अगर मान लीजिए जजेस वहाँ पर मंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह से जाएंगे या उनके आधार पर जाएंगे तो होगा क्या? न्यायपालिका में राजनीतिक दखल बढ़ जाएगा और कार्यपालिका के दबाव में कार्य करेगी। और मान लीजिए कार्यपालिका या विधायिका कोई ऐसा कानून बना दे या ऐसा कोई आदेश दे दे जिससे नागरिकों के अधिकारों का खनन हो जाए, संघात्मक व्यवस्था डिस्ट्रॉय हो जाए, संविधान का रक्षण खत्म हो जाए, और ऐसे ही किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो जाए, ऐसी मेन कोई प्रॉब्लम आ जाए जिससे मतलब राज्य या सरकार कोई ऐसा आदेश दे दे जिससे कि कोई अधिकारों का हनन हो जाए या संविधान का डिस्ट्रॉयमेंट हो जाए, संविधान तहस नहस हो जाए, तो उस स्थिति को कैसे बचाएगी न्यायपालिका, जब न्यायपालिका में ही कार्यपालिका के लोग बैठे होंगे। इसलिए जरूरी है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए, कि कार्यपालिका जब कोई गलत काम करे तो उसे न्यायपालिका रोक दे। ठीक है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए जरूरी है पृथकीकरण। देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण क्या है? ये उपाय हैं निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के। न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को बनाए रखने के उपाय में सबसे पहला उपाय तो यही है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किया जाए। पद की सुरक्षा होनी चाहिए न्यायाधीशों की, कोई आसानी से हटा ना सके। दूसरा, उनका वेतन भी अच्छा होना चाहिए। और नेक्स्ट, अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत पर पाबंदी होनी चाहिए जजेस को, यानी कि जब वो रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने के बाद उन्हें वकालत नहीं करनी चाहिए। अगर वकालत करेंगे तो जज को प्रभावित करेंगे वो। क्यों? क्योंकि वो जज जो होगा वो उनका जूनियर होगा, क्योंकि वो कभी उनके अंडर में काम करता होगा। आज वो वकालत कर रहे हैं, वो जज की कुर्सी पर बैठा है, तो उसे वो वैसे ही कह देंगे, वो प्रभाव में आ जाएगा कि ये तो मेरे सीनियर थे, इनको ज़्यादा नॉलेज है, तो उस प्रभाव में आकर गलत डिसीजन दे सकते हैं। क्योंकि वकालत तो एक पक्ष की करेगा, वो न्याय थोड़ी करेगा, वो वकालत करेगा। वकालत और न्याय में फ़र्क है। तो न्याय तो जज करेगा, वकील तो वकालत करेगा। तो इसलिए उसे वापस वकील बनने से मना कर दिया जाए, यानी कि वकालत करने से रोक दिया जाए जब एक बार वो जज बन जाए, उसके बाद जब वो रिटायर हो जाए। लंबा कार्यकाल होना चाहिए, 65-70 वर्ष तक का। योग्यता पूरी होनी चाहिए, एक किसी योग्य व्यक्ति को ही न्यायाधीश बनाना
चाहिए। तो ये था आपका न्यायपालिका, मैंने इसके कार्य और इसकी आपको विशेषताएं बता दी हैं। अब आई होप आपको न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू।